चलें आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्टेंस। देखो बेटा, पहले तो ये समझो कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं विद ईज। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। अभी कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और दूसरा होता है मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर या तो ये मेटल्स होते हैं जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं पूरी तरह से मेटल के बारे में, या फिर ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होता है इसके कुछ एग्जांपल्स अगर बात करें हम लोग तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के एग्जांपल्स होंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशंस, तो दीज आर जनरली द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ये क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, किसके थ्रू होंगे, आयंस के थ्रू। इनके अंदर आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जबकि मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो ये जनरली होते हैं मेटल्स, और इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। डिटेल में तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि पूरी तरह से फिजिक्स है ये। ठीक है, अभी केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करेंगे, ना कि फिजिक्स की। गॉट इट, समझ में आया बेटा? तो अब यहां से आगे स्टार्ट करो। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बढ़ाते हैं। कंडक्टर्स की होती है कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टर्स की पाई जाती है दैट इज कंडक्टेंस। तो इनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे आपके, तो उन पे बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस रब करें। अभी देखो मैंने डिफाइन नहीं किया है कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे बस अभी पहले फैक्टर बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई जाती है और कौन कौन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रब करते हैं। देखिए बेटा, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अभी मैं कंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है इस पर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो पहला फैक्टर आ जाता है आपके पास दैट इज इंटर आयनिक। देखो हम बात किस में करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, कटाइन और अनाइन होंगे, कटाइन होंगे और अनाइन होंगे। अगर इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आयंस आसानी से फ्री नहीं होंगे, और आयंस अगर आसानी से फ्री नहीं होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी कंडक्टेंस आसानी से नहीं होगी। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इंटर आयनिक इंटरैक्शन जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर ज़्यादा इंटर आयनिक इंटरेक्शन है, आयंस के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस केस में कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स आयंस बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सेकंड फैक्टर की बात करें, आप इसको लैंग्वेज में लिख लेना कि स्ट्रॉन्गर द इंटर आयनिक इंटरेक्शन लेसर द कंडक्टिविटी ऑफ आयंसेस। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। नेक्स्ट इज दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे क्या होगा, कंडक्टिविटी की बात करें ज़्यादा बेटर रहेगा। कंडक्टिविटी
क्योंकि आगे आपको कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन लिखे तो ज़्यादा सही है, आगे आपको इसमें डिटेल में भी बताना होगा फिर। ठीक है, डाइल्यूशन की अगर बात करें तो डाइल्यूशन का कंसेप्ट मैं अलग से लूँगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर को ऐड करना। ठीक है, इस पर हर साल क्वेश्चन आया डाइल्यूशन को लेकर, तो डाइल्यूशन को डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, कंडक्टेंस पे भी, कंडक्टिविटी पे भी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे भी, तीनों पे बात करते हैं। डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस फ्री होंगे, और आयंस फ्री होंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी। अगर डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस या मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगा? इंक्रीज होगी। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ आयंस से इंक्रीज होगी तो क्या होगा? आसानी से फ्री कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ आयंस, जितना आसानी से आयंस फ्री होंगे उतनी आसानी से क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड फैक्टर साइज ऑफ आयन, इंपॉर्टेंट है ये भी। साइज ऑफ आयन क्या क्या रूल होगा? अगर कोई बड़ा साइज का कोई आयन है तो क्या आसानी से ट्रैवल कर पाएगा? देखो जनरली हम जो आयंस की बात कर रहे हैं ये हो कहाँ पे रहा है? देखो सारी की सारी बात हो रही है इस पर। तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देखना है इन कंडक्टर्स पे, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको बैटरी के थ्रू हमने लगा दिया। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे डाल दिया कटाइन और अनाइन। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी जब ये कटाइन इधर की तरफ माइग्रेट करे और ये अनाइन इधर की तरफ माइग्रेट करे। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहा है, अंदर ही अंदर, यही हो रहा है। तो अगर इन आयंस का साइज बड़ा हो, अगर इन आयंस का साइज बड़ा हो तो क्या होगा? उसको ट्रैवल करने में दिक्कत आएगी। एक सिंपल सी बात है, चूहा जल्दी दौड़ेगा कि हाथी जल्दी दौड़ेगा? बताओ जरा कौन? चूहा दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटा आयन, छोटा है तो फिर फटाफट भाग जाएगा। बड़ा है तो हवा का रेजिस्टेंस, बाकी चीज़ों का रेजिस्टेंस वो उसको प्रोवाइड होगा और वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? अगर आयन का साइज बड़ा है, अगर साइज ऑफ आयन बड़ा है तो उस केस में क्या होगा? आपकी मोबिलिटी घट जाएगी। मोबिलिटी में समझते हो ना, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो साइज ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। और अगर मोबिलिटी घटेगी, ये मोबिलिटी ऑफ आयंस है, तो क्या होगा? कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होता है। जितना जल्दी आयंस फ्री होंगे उतनी जल्दी आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी ऑफ आयंस अगर कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी आपकी। आया समझ में? एक एग्जांपल देता हूँ, जरा मुझे बताना, सोडियम आयन और लिथियम आयन में किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? बट ऑब्वियस होती है लिथियम की होनी चाहिए। ठीक है, बट होती किसकी है? सोडियम। वाई? तो नेक्स्ट फैक्टर में बात समझ में आएगा। तो साइज ऑफ आयन देखते तो हैं हम लोग, लेकिन बेटा एक बात होती है पोलराइजेशन, हाइड्रेशन, सॉल्वेशन। अगर कोई भी आयन एक्वस मीडियम में पड़ा हुआ है, जैसे लिथियम आयन की बात करें तो ये छोटा आयन है, सोडियम आयन की बात करें तो ये बड़ा आयन है। ठीक है, लिथियम आयन जितना छोटा है तो इसका मतलब उसका हाइड्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है। हाइड्रेशन होने का मतलब गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, यही होता है। तो अगर किसी एक्वा सॉल्यूशन में ये पड़ा हुआ है तो बेशक आयन छोटा है, लेकिन ये अपनी चारों तरफ वाटर को अट्रैक्ट करेगा और वाटर के डाइपोल्स को इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्शन पालेगा, और अट्रैक्शन पा के इसका साइज वैसे बड़ा हो गया। स्मॉलर कटाइन हाइड्रेटेड मोर। बात समझ में आई? तो ऐसे कटाइन को इसमें से एक्सक्लूड करना है जो हाइड्रेशन इफेक्ट शो करते हैं। समझ में आ गई बात? हाइड्रेशन, देखो दो टर्म्स होती हैं, वन इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर, गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। अब सोडियम का हाइड्रेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो अकेला है, फ्री है, तो आसानी से दौड़ेगा वो। लेकिन इसको तो बांध दिया किसने? वाटर मॉलिक्यूल ने बांध दिया। वाटर मॉलिक्यूल इसको रेजिस्ट कर पाए, इसलिए ऐसा नहीं कर पाया। और दूसरा होता है सॉल्वेशन। कई बार सॉल्वेशन भी टर्म्स आ जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो सॉल्वेंट है वो आपके पास वाटर हो, कोई और भी तो लिक्विड हो सकता है। तो अगर किसी लिक्विड के द्वारा सराउंडेड हो रहा है अदर देन वाटर, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेशन, सॉल्वेटेड हो गया। लेकिन उस लिक्विड का नाम अगर वाटर है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन बोलेंगे।
बात समझ में आ गई? तो सॉल्वेशन का मतलब होता है गेटिंग सराउंडेड बाय एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के द्वारा सराउंड होना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो मैंने क्वेश्चन था वो हम यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के फॉर्म में एक अलग फैक्टर बना लेते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयन। अगर कोई आयन साइज का छोटा है, ठीक है, आसानी से मोबिलिटी करता है, कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर उसकी हाइड्रेशन इफेक्ट ज़्यादा शो करने की क्षमता है तो वो कंडक्टिविटी कम कर देगा। तो अगर हाइड्रेशन ज़्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी भैया, मोबिलिटी डिक्रीज होगी, तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अंदर एग्जांपल लिख लेना आप सोडियम और लिथियम का। तो लिथियम का आयन जो होता है वो क्या करता है, मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी स्मॉलर कटाइन की वजह से, बट हो क्या गया, इट शो मैक्सिमम हाइड्रेशन, इसलिए क्या हो गया, इसकी कंडक्टिविटी घट गई, उल्टा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। टेम्परेचर पे आपके एक दो क्वेश्चन पूछूंगा अच्छे वाले। बेटा ये सारे थियोरेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं और लैंग्वेज में लिखना होगा एग्जाम में। ये तो मैंने ट्रिक के फॉर्म में लिखा है। हाँ, सॉल्वेशन भी सेम रहेगा ना भैया। हाइड्रेशन तो हमने सिर्फ पानी के लिए कह दिया, कोई और मीडियम है तो उसके लिए हम सॉल्वेशन बोलेंगे। हाइड्रेशन बोलो या सॉल्वेशन बोलो, जनरली हम जो सॉल्यूशन लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं, आपका एक्वस वाटर लेके चलते हैं, इसीलिए वो हाइड्रेशन वर्ड यूज़ किया हमने, ठीक है। इसको बेटा लैंग्वेज में लिखना होगा आपको, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये तो ट्रिक्स हैं जस्ट। अब बात करो आगे की। टेम्परेचर का रोल क्या होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर? फिफ्थ फैक्टर, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होता है? कैसे भाई? कहीं पर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी सॉल्यूशन का, मान लो कटायन और अनायन है, टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटर आयनिक फोर्स अट्रैक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो किसी के पीछे आग लगाएंगे तो क्या करेगा, वो दौड़ेगा ही ना। क्यों दौड़ेगा? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिल गई उसको। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी आयंस की, भागेगा ना वो, तो मोबिलिटी बढ़ेगी। और मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हाँ, तो सीधी सी बात है ना बेटा, रॉकेट के पीछे आग लगा, क्या होगा, वो भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि उसका एनर्जी मिल गई, पार्टिकल्स को एनर्जी ज़्यादा मिल गई, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल गई, मतलब मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। और आयंस का अगर मोबिलिटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। हम टॉपिक तो ये कंडक्टेंस ऑफ ए सेल, हम उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। नहीं है? तेरे पीछे आग लगाई, बता क्या होगा, भागेगा ना यहाँ से। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ आयंस। तो आयंस जितना जल्दी फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। नहीं समझ में आया? समझ में आया? मटेरियल की बात कर रहा है, मतलब बेटा एक बात समझो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर का। मैं आपको पहले बता दूं, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर किस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे। फिजिक्स में किस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, मेटल्स की कंडक्टिविटी पे। तो बेटा मैं यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टिविटी का इफेक्ट भी बता देता हूँ, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये नोट में लिख लेना चाहो तो आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटेलिक कंडक्टिविटी, क्योंकि केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी। ये जो ऊपर बात की हमने किस पे बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे, और जो अभी हम बात कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, मेटेलिक। मेटेलिक की कंडक्टिविटी आप फिजिक्स में पढ़ते हो। मेटेलिक की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, क्या होगा, घटे जाती है। क्यों घटती है? तो बेटा किसकी बात कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बात ये आ रही है, क्योंकि अभी क्वेश्चन इस पे बनाऊंगा मैं अच्छे वाले। देखो होता क्या है, मेटल्स में कंडक्टिविटी होती है फ्री आयंस की वजह से, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी।
मेटल्स की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा, देखो ये अगर मेटल है आपका, सपोज करो दिस इज अ मेटल, और इसके यहाँ पर देखो मेटलिक बात करते हैं तो इसमें होते हैं कर्नल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर द कर्नल्स जो कि फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पर, ठीक है, इन्हें कर्नल्स कहा जाता है। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो कर्नल्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी मिलने से सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं और कुछ नहीं करते, और एनर्जी पास कर देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी एक्सेप्ट करके मूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूव करने की कोशिश में क्या होगा, क्योंकि सरफेस पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ओवर क्राउडनेस से बढ़ जाता है। जैसे भीड़ होती है, अब मैं बोलता हूँ आपको कि बेटा आप यहाँ से वहाँ आराम से दौड़ के जाओ, चले जाओगे 1 किलोमीटर, लेकिन वही चीज़ अगर मैं प्लेटफॉर्म पे कह दूँ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बोला बेटा यहाँ से वहाँ दौड़ के जा, यहाँ तुम 1 सेकंड में पहुँच गए थे 1 किलोमीटर की रेंज में, वहाँ पे शायद तुम 10 मिनट के अंदर भी नहीं पहुँच पाओगे। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा भीड़ होती है कि इसमें आप जाने की कोशिश करोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन टक्कर दे देगा, दूसरा कोई यहाँ मारेगा, तो आपकी मूवमेंट रुक गई। समझ में आया? और वो रेजिस्टेंस का काम कर देगा आपका। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, जिसकी वजह से मोबिलिटी घटेगी। और मोबिलिटी क्यों घटेगी? बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडनेस बढ़ गया। तो ओवर क्राउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बढ़ जाएगा, और ओवर क्राउडनेस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, मोबिलिटी घटेगी, और मोबिलिटी घटेगी तो फिर कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। समझ में आई कहानी या नहीं आई? केमिस्ट्री में हालांकि हम मेटालिक कंडक्टर्स के ऊपर बात नहीं करते, हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जहाँ पे किसकी वजह से होती है, मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से होती है। मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बात हो रही होती है। दोनों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कहानी पल्ले पड़ी या नहीं? ठीक है, अब इसी पे चलो एक पूछ लिया तो इस पर क्वेश्चन बना देते हैं आपका। विच वन इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई? ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ आपको बताना है कि कौन अच्छा कंडक्टर है और क्यों है। ध्यान से समझना है। विच वन इज़ बेटर कंडक्टर या विच वन हैज़ हाई कंडक्टिविटी? पहला है कॉपर वायर इन विंटर और इन समर। कॉपर वायर इन विंटर और इन समर, सुन ले। अब दूसरा है हॉट एंड कोल्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हॉट एंड कोल्ड CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो और आंसर दो एक बार। देखो जब ऊपर की बात कर रहे हैं तो देखो कहानी क्या हो रही है। विच वन हैज़ हायर कंडक्टिविटी, या फिर किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन अच्छा होगा वो डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी पे सीधा सीधा। कॉपर वायर मतलब मेटल। मेटल पे बात आ गई, तो मेटल पे बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो कॉपर वायर की बात करेंगे तो विंटर में ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा रादर देन द समर, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, ओवर क्राउडनेस बढ़ेगा, मोबिलिटी घटेगी और कंडक्टिविटी घटेगी। समझ में आया? तो इसका आंसर कौन हो गया? विंटर्स में ज़्यादा अच्छे शो करेंगे। कॉपर वायर इज़ अ बेटर कंडक्टर इन विंटर्स देन इन समर, बिकॉज द कंडक्टिविटी इज मोर इन विंटर्स देन इन समर्स। बात समझ में आई? दूसरा देखो, सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है, तो ये वाला कंसेप्ट बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आंसर क्या हो गया? हॉट हो गया इसमें, और इसमें कौन हो गया? विंटर्स हो गया। तो बेटा क्वेश्चन को समझना है आपको, बात समझ में आ गई? परफेक्ट है, ठीक है, लिख लो इस पर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तो था आपका कंडक्टिविटी का एप्लीकेशन की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अच्छा एक ना एक्चुअली, चलो एक लास्ट और बाकी रह गया, 6 फैक्टर। तो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। 6 फैक्टर इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा जरा बताओ? विस्कोसिटी किसकी होगी पहले बात करो, सॉल्यूट की कि सॉल्वेंट की? सॉल्वेंट की। विस्कोसिटी सॉल्वेंट इफेक्ट करता है।
विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्या करेगा बेटा? क्यों? वहां देखो क्वेश्चन में साफ बोला जाएगा कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस और इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी। वाई? कभी ही नहीं बोलेंगे कि आपको इफेक्ट बताओ इसका। जो इफेक्ट बोलेंगे वो सिर्फ डाइल्यूशन पे बोलेंगे, वो अलग से करवाऊंगा। बेटा एक सीधा सा कंसेप्ट है, अगर आपने पानी ले लिया और उसमें कोई आयन को मूव कराना चाहते हो तो फ्रीली मूव करेगा क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा था। लेकिन यही आयन अगर मैं शहद में दौड़ाने की कोशिश करूँ तो मुश्किल होगा। तुम्हें बोला बेटा पानी में दौड़ो या तैरो, और बोलूँ कि बेटा शहद में तैर के दिखाओ, दोनों में फ़र्क दिख जाओ। बिल्कुल क्राउडनेस बढ़ गया किसका? लेकिन इस बार सॉल्वेंट के आयंस की वजह से क्राउडनेस बढ़ गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो गई। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या करेगा? मोबिलिटी ऑफ जो आयंस होंगे, विस्कोसिटी बढ़ेगी। अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बढ़ती है तो मोबिलिटी ऑफ आयंस घटेगा, और अगर मोबिलिटी ऑफ आयंस घटेगा तो क्या होगा? कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। डिक्रीज है इसका मतलब इन्वर्सली जा रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर थे जो डिपेंड करते हैं आपके। अब बात करते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके, दैट इज क्या होते हैं कुछ टर्म्स जो इसमें इंट्रोड्यूस करनी है कंडक्टेंस ऑफ ए सेल पर। तो स्टार्ट करें, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? चलिए, अब कुछ फिजिक्स है थोड़ी बहुत और उनके थ्रू हम बात करेंगे। पहला आता है व्हाट इज रेजिस्टेंस। इसको किससे शो करते हैं? सिंबल से याद रखना बेटा, आर से। क्या होता है रेजिस्टेंस? द सब्सटेंस विच रेजिस्ट द या अपोज द फ्लो ऑफ। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ बात आएगी? यहाँ करंट की बात आएगी, आयंस की बात आएगी। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ आयंस, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस। अब आर के ऊपर यूनिट की बात करते हैं। एक्चुअली तो इनके फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करूंगा, पूरी तरह से फिजिक्स आ जाएगा अदरवाइज। वो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। व्हाट इज द यूनिट? ओम। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी होती है ओम, या फिर हम इसको ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा कि रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, या फिर एल इज लेंथ, आर इज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ए इज एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ। बेटा एक बात समझो, यहाँ बात होती है किसकी? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्रॉस सेक्शन एरिया किसका होगा? कंटेनर का। फिजिक्स मत इन्वॉल्व करो, वहाँ पे टोटली कंडक्टेंस दूसरी तरीके से बात हो रही है। चलो, सेकंड टर्म आती है आपके पास रेजिस्टिविटी। या इसका एक और नाम होता है, हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जिसको किससे शो करते हैं हम लोग? रो से। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस का मतलब? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी या आयंस के फ्लो में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? सीधी भाषा मैं समझाता हूँ। जैसे तो बेटा घर से बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा, मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया, तो मैं तेरे लिए क्या हो गया? रेजिस्टेंस। और जिस पावर से मैं तेरे को रोक रहा हूँ ना, वो पावर क्या होगी? रेजिस्टिविटी। समझ में आ गई बात? ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस which oppose या which resist the flow of ions। ठीक है, देखिए जरा, तो रो क्या हो जाएगा बेटा? आर ए अपॉन एल। यूनिट देखो निकालते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम। एरिया की देखो केमिस्ट्री में फॉलो करेंगे सीजीएस सिस्टम, फिजिक्स में फॉलो करना एमके सिस्टम, वरना गड़बड़ कर बैठोगे आप। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट।
बात समझ में आ गई? नेक्स्ट थिंग, अब आती है थोड़ी सी कहानी अच्छी बात, कंडक्टर्स, देख लिया? नेक्स्ट इज कंडक्टर्स। दीक्षा, ओके, बताइए। थर्ड इज कंडक्टर। हालांकि रेजिस्टेंस पे तो हमें इतनी बात करनी नहीं है, कंडक्टर ही है जो मेन जो हमारी केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो क्या होते हैं कंडक्टर्स, बताओ, व्हाट आर कंडक्टर्स? एग्जाम में आ गया 1 मार्क्स के लिए, डिफाइन करना है जरा, बोलो। ऐसे लिखोगे, विच कंडक्ट द आयंस आर कॉल्ड एज कंडक्टर। द सब्सटेंस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। डेफिनेशन लिखनी है ना बेटा, सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है? द सब्सटेंस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। सुनते जा बेटा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ गए, खोलरॉश लॉ भी है, वही तो कहानी बना रहे हैं हम यहाँ पे आगे, ठीक है? अच्छा, इसको किससे शो करते हैं हम लोग? सिंबल क्या होगा इसका? कंडक्टर्स का कोई सिंबल नहीं रखते हम लोग, कोई सिंबल नहीं डाला जाता है इसका। वैसे सी डाल सकते हो आप इसको अगर बोलना चाहो तो, ठीक है? लेकिन सी से केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन शो करते हैं, इसलिए हम इसको शो नहीं करते हैं फिलहाल। अब ये कंडक्टर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि 2 टाइप के हैं। कैसे कैसे? पहला तो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो कि सॉल्यूशंस होते हैं, और दूसरा क्या है आपके पास? मेटेलिक कंडक्टर्स जो कि मेटल्स होते हैं। इनमें जो आयंस होता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयंस, जैसे कि सॉल्यूशन में होता है। और ये किसके करते हैं? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब स्टार्ट होती है सारी कहानी यहां से। 4th टर्म आती है कंडक्टेंस। इसको मैं जी से शो करता हूं। व्हाट इज कंडक्टेंस? क्योंकि इसके बाद कंडक्टिविटी भी है भी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो वो सब्सटेंस थे, और रेजिस्टिविटी वो पावर थी उस रेजिस्टेंस की जो रोक रहे थे। कंडक्टेंस वो सब्सटेंस है, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी पावर होगी, तो 2 अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? लिखोगे क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा खेल बिगड़ता है, बात समझिए। कंडक्टर्स रेजिस्टर्स के उल्टे हैं, रेजिस्टेंस के उल्टे हैं। कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी के उल्टे है, बात समझिए। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है, जो जितनी आसानी से वो फ्लो करवाए इलेक्ट्रॉन्स को। इट इज द ईज ऑफ द कंडक्टर्स विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, ठीक है? तो लिख लो, इट इज द ईज, it is the ease with which any conductor allow या with which the current flows in the circuit। कितनी आसानी से कोई भी करंट, या जो करंट है वो इलेक्ट्रिसिटी या आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से उस मेटल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आसानी से पास हो सके, ये वो प्रॉपर्टी है, ठीक है? होता क्या है? जी इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, ठीक है? तो जी इज 1/r, तो क्या बोलेंगे? आर क्या था? रो एल बाई ए, तो इट इज ए रो बाई एल। यूनिट की बात करें
तो बेटा एरिया की यूनिट क्या मानते हैं हम लोग? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर इज रेजिस्टिव यूनिट। और लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या बच गया? ओम इनवर्स। आप हालांकि यहाँ से भी देख सकते थे, रेजिस्टेंस का उल्टा है तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम दो नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मो या फिर बोला जाता है साइमन। साइमन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं साइमन इनवर्स। सॉरी, ओम इनवर्स को ही बोलते हैं साइमन। ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन, ठीक है, SIMEN, साइमन। गॉट इट? चलिए अब आती है कंडक्टिविटी की बारी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? अच्छा, डाइल्यूशन का इफेक्ट मैं यही बता देता हूँ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन जो इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइल्यूशन का इफेक्ट कंडक्टर्स पे, कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे हर अल्टरनेट ईयर्स में आया है। तो कंडक्टर्स पे बताइए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा और क्यों? क्यों बढ़ेगा? देखो क्या है, ये लिख लो पहले, तो इसको मैं हटाता हूं। ऊपर का हो गया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टर्स, यहीं पे बना देता हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं। सिर्फ इकलौती ये चीज़ है जो बढ़ती है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पे ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो कंडक्टेंस पे ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब आपने पानी बढ़ाया, डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ता है। रीजन क्या है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ेगी तो मोबिलिटी भी बढ़ेगी भैया। तो मोबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे पूछें कि ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टेंस इंक्रीजेस व्हाइल द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, व्हाई? क्या रीजन देंगे हम लोग? क्योंकि कंडक्टेंस बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। दिस इज द रीजन। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये रीजन है, ये रीजन बनता है, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट की वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं। फटाफट लिख लो। आ तो रहा है समझ में? अब हेडिंग डालो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या जिसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, आता है भैया ये। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। अब सिचुएशन को समझना आप ढंग से कि स्पेसिफिक है तो नाम में ही स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, जिसको किससे शो करते हैं? कपा, उसको कपा से शो करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ और उसके थ्रू ये डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम आता भी नॉर्मली बात करते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया आपने, इस तरह से इलेक्ट्रोड्स लिए, यहाँ पे बैटरीज लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर इसको डिप कर दिया, और अंदर क्या लिया आपने? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया आपने। अब कंडीशन को समझना आप, ये जो डिस्टेंस है इसकी,
वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ये जो डिप्ड है ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। भाई स्पेसिफिक है ना कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक है तो हमको मेजरमेंट भी स्पेसिफिक करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर तो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी है और 1 सेंटीमीटर रॉड डिप है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। बात समझ में आ गई। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अब इस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी, इस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी व्हेन द रॉड्स आर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट एंड द 1 सेंटीमीटर डिप, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, the conductance through the electrolyte, the conductance of the electrolyte, the conductance of the electrolyte when the rods, when the electrodes are 1 centimeter dipped and 1 centimeter distance apart is called as conductivity. The conductance through the electrolyte when the electrodes are 1 centimeter dipped and 1 centimeter distance apart. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वॉल्यूम है भैया ये कितना ले, 1 टन की जितना ले, इसको भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन एक बार रुकना, इसको भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। तो जब इसको 1 सेंटीमीटर माना, इसको 1 सेंटीमीटर माना, तो वॉल्यूम कितना हो गया, द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो बात है वो इलेक्ट्रोलाइटिक का जो वॉल्यूम लिया जाता है वो है कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम of the electrolyte when the distance are 1 centimeter dipped and 1 centimeter distance apart is called as conductivity. बात समझ में आई। देखो स्पेसिफिक ही है नाम में, तो हर चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ले लिया हमने। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या लिया कि आपने वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया और उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया। रॉड के भी जो डिस्टेंस है वो कितना रखा 1 सेंटीमीटर रखा, और कितना डुबाया उसको 1 सेंटीमीटर। तो उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अब जो कंडक्टेंस पैदा होगा वो कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, बुक में सीधा से लिखा रहता है कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली ऑफ रेजिस्टिविटी। अरे भैया डेफिनेशन पूछ रहे हैं, वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, आपको मतलब तो पता होना चाहिए। रेजिस्टिविटी हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन कंडक्टिविटी हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर कुछ नहीं आता ना, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ गया तो ये डाल सकते हो इट इज इनवर्सली ऑफ रेजिस्टिविटी, तो बात बन जाए, थोड़ा बहुत मार्क्स दे दें। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये लिखना भैया इसकी डेफिनेशन। हाँ जी, रो क्या होता था, व्हाट इज रो, रो इज आर ए अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा आर ए एल अपॉन, सही है ना, देख लो ना बेटा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल, तो इन्वर्सली आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी बहुत बातें आपको और एक चीज़ जाननी है। हर एक सेल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर एक सेल कांस्टेंट की वैल्यू आती है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ कि 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए, दैट इज आर ए अपॉन एल, वेर आर इज रेजिस्टेंस, एल इज लेंथ ऑफ द जो भी कंटेनर आपने लिया उसका, एंड ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक तो होगी टर्म ये, तो कप्पा जो होगा यहाँ से 1 अपॉन आर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता था, कंडक्टेंस, एंड एल अपॉन ए इज अ फिक्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो फिक्स होगा किसी भी सेल के लिए। तो इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको मैं जी स्टार से शो करता हूँ। सो जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, और ये जो जी स्टार है ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी किसी भी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, तो ये देखते हैं। यूनिट हम यहाँ से निकालते हैं, 1 अपॉन ओम, आर की यूनिट ओम हो गई, एल की यूनिट
सेंटीमीटर होगी और इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तो क्या हो गया, दैट इज 1/ओम सेंटीमीटर। 1/ओम को हम क्या बोल सकते थे, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो 1/ओम को हम बोल देते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो दो यूनिट हो सकती है, या तो इसकी यूनिट होगी ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर होगी ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सीजीएस सिस्टम के अंदर। अब बात आती है इसकी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, बहुत बार चीज़ है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी। हाँ जी बेटा बताइए, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होने वाला है। देखो याद रखना, सिर्फ कंडक्टेंस बढ़ती है डाइल्यूशन करने पे, बाकी हर चीज़ घटेगी। याद रहेगा ट्रिक, डाइल्यूशन करने पे सिर्फ क्या चीज़ बढ़ती है, कंडक्टेंस, और बाकी जितनी भी तरह की कंडक्टिविटीज़ होती हैं सारी के सारी घटेगी। क्यों घटेगी, रीज़न समझिए। देखो ऑन डाइल्यूशन, जब भी आप डाइल्यूशन करते हो क्या होगा, वहाँ क्यों बढ़ी थी बताओ जरा, वहाँ क्यों बढ़ी थी, रीज़न क्या बताया था मैंने, गलत, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते थे। यहाँ क्यों घटेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। एक कंडक्टिविटी आयन्स पर डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा आयन्स हो गए उतनी आसानी से बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। अगर ज़्यादा भी आयन्स हो गए तो ओवर क्राउडनेस हो जाएगा फिर से, तो वो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये होता है कि नंबर ऑफ आयन्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम, आपको पूरा लैंग्वेज में लिखना है, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। भैया वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी मैं छोटा सा हिस्सा लूँ तो उसमें पर्टिकुलरली जो आयन्स की संख्या आएगी वही कम होगी। जब आयन्स की संख्या ही कम होगी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो कंडक्टिविटी भी तो कम ही हो गई। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, मोबिलिटी कम हो गई, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। समझ में आया, रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। मोबिलिटी इज नॉट अ रीजन, तो मोबिलिटी तो इस पे डिपेंड कर रहा है, इन पे। आया समझ में। नाउ नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। दो और है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन दोनों को खत्म करवाएंगे फिर छोड़ेंगे आपको। ना मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, देख लिया, यहां तक कोई डाउट बेटा, हाँ जी, डाइल्यूशन के इफेक्ट में कोई डाउट, क्लियर। देखिए अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। डायग्राम बनाना होगा इसलिए मैंने ये रख लिया, मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे शो करते हैं, लैम्डा एम। ये जो इन्वर्स ऑफ वी है इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। इस पे भी आगे बात करेंगे आपकी कि कब ये वाला लैम्डा यूज़ करना है और कब ये वाला लैम्डा यूज़ करना है। दोनों लैम्डास आते हैं आपके कॉलोश लॉ के अंदर, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, तो बताएंगे आपको कि इसका साइंटिफिक नोटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, कंसेप्ट को देखो, डायग्राम वापस बना लो, बस लेबल मत करना। नाउ देखिए, हमने वही सिचुएशंस ली हैं कि रॉड्स को 1 सेंटीमीटर डिप किया है और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट है, लेकिन जब पिछली बार कह रहे थे तो हम कह रहे थे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था इलेक्ट्रोलाइट का, वॉल्यूम फिक्स किया। अब इस बार कह रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस हुई उसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। सो द कंडक्टेंस ऑफ 1 mole electrolyte when the electrodes are 1 centimeter depth and 1 centimeter distance apart। समझ में आया बात। पहले वाले केस में हमने वॉल्यूम को फिक्स किया था कि इतने वॉल्यूम में चाहे कितना भी कंसंट्रेटेड या कितना भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आ गया, उसकी वजह से जो भी कंडक्टेंस बनने वाली है वो कहलाएगी आपकी कंडक्टिविटी, सिंपल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यहाँ पे हमने मोलर कंडक्टिविटी की बात की तो मोल्स पे डिफाइन कर दी, ठीक है। अनदर थिंग, पहले बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की।
क्या होगी बताओ? वो तो ट्रिक दे दिया आपको मैंने कि सिर्फ कंडक्टेंस बढ़ती है, बाकी हर चीज़ कम होती है। चलो बताओ कैसे? बिल्कुल बात सही। नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा तो मोबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? याद रखिए, मतलब तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, सीधी सी बात है। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो उल्टा रिलेशन बनाती है बाकी सारी कंडक्टिविटीज एंड कंडक्टेंस के थ्रू। चलो पहले लिख लो, ट्रिक बाद में बताएंगे आपको। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन करते हैं। ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मोबिलिटी इंक्रीज होगी, सो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। तो ट्रिक क्या है? हमने मतलब कुछ नहीं पढ़ा है फिर इसका मतलब। ट्रिक क्या है? याद रखिए, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है एंड सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर घटे जाती है। रीजन आपका एक ही है, जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पे एक ही रीज़न बनता है, दैट इज नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, और जहाँ घट रहा है वहाँ पे एक ही रीज़न बनता है, नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ दो चीज़ें आती हैं मोलर कंडक्टिविटी के अंदर, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट होगा, तो उस पर बात करो पहले। तो ये लिख लिया। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? जो पूरी तरह से टूटते हैं अपने आयंस, जैसे कि सारे के सारे आयनिक सॉल्ट्स, NaCl, KCl, AgNO3, ये सारे के सारे आयनिक सॉल्ट्स होंगे। जनरली जो कोवलेंट सॉल्ट्स होते हैं, लाइक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड्स, ठीक है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ये वीक एसिड्स होते हैं। तो वो ऑर्गेनिक वाले जितने भी होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के काम करेंगे, और जो आयनिक वाले होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। तो जो मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो ज़्यादा होती है देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज ग्रेटर देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH, है ना बेटा? हो सकता है ना? ऐसा क्यों? देखो, कंडक्टिविटी आइंस पे डिपेंड करती है, सीधी सी बात है ना। जरा सिचुएशन को समझना आप, कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? नंबर ऑफ डिसोशिएटेड आयंस ज़्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। सीधी सी बात, नंबर ऑफ डिसोशिएटेड आयंस ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हैं तो मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी और मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। बात समझ में आई? लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ये तो किस पे बात की थी? डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक बात और याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तभी अपना बिहेवियर, या वीक इलेक्ट्रोलाइट तभी अपना बिहेवियर शो करते हैं जब वो क्या हो? डाइल्यूटेड हो, अदरवाइज नहीं हो पाते। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए आप, KCl है, KCl K पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस में टूटने की क्षमता रखता है।
एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 अगर मैं मानता हूँ इसकी कंसंट्रेशन C है, मतलब इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? स्टार्टिंग में तो टूटा ही नहीं है। अब इसके अंदर पानी मिला देते हैं हम लोग, एंड आफ्टर सम टाइम T इक्वल्स टू T डैश टाइम पे, कुछ समय के बाद में जब पानी मिला दिया तब क्या होगा? यहाँ से C में से C पूरी तरह से जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। और यहाँ कितना बनेगा? मतलब जितना भी केस लिया था सारे का सारे आयंस पे टूट गया। तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर इस बार आयंस की संख्या ज़्यादा होगी, अमाउंट ऑफ आयंस इज मोर। अगर आयंस ज़्यादा होंगे तो फिर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसिटिक एसिड को, जैसे कि हमने ले लिया CH3COH को। अब CH3COH क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH। ये किस में टूटेगा? CH3CO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस। एट टाइम T इक्वल्स टू T 0 पे बात करते हैं इनिशियली, इसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, लेटर से C, तो ये कितना होगा? आफ्टर सम टाइम T इक्वल्स टू T डैश, क्या ये पूरा टूटेगा? नहीं। तो इसमें से कितना टूटेगा? लेटर से C अल्फा डिसोशिएट होता है, वेर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो यहाँ कितना बनेगा? तो हम देखेंगे इस बार सॉल्यूशन के अंदर पूरे आयंस नहीं आए, कुछ हिस्सा अनडिसोशिएटेड रह गया। जब आयंस का नंबर ही कम होगा तो कंडक्टिविटी भी तो कम होगी। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस, नंबर ऑफ आयंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो था जैसे KCl वो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइड कर पा रहा था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो था वो कम आयंस डिसोशिएट कर पा रहा था। इस वजह से आपकी कंडक्टिविटी कम और ज़्यादा हो रही। कहानी समझ में आ गई? नोट डाउन करो इसको, और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो उसको कल करेंगे हम लोग। इसमें अभी बाकी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज एंड मोर। गॉट इट?